तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। देखिए आज है संडे और संडे को पीआईबी नहीं आती, आपको पता ही है। तो पीआईबी आती नहीं है और करंट अफेयर्स शाम को 6 बजे अपलोड हो रहा है। मैं पहले ही टेलीग्राम में आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स की टाइमिंग क्या रहेगी संडे को, और संडे को ही मिसमैच होता है। बाकी दिन मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह में 8 बजे अपलोड हो जाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इसको दिया गया है 1575 करोड़ रुपए। कितना? 1575 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इस स्कीम के तहत अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2021-22 से 2025-26 तक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को 1575 करोड़ रुपए दिए हैं। देखिए 15th फिनांस कमीशन का साइकिल भी यही है, और इस साइकिल के दौरान यानी 5 वर्षों के लिए नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को कितने? 1575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत। अच्छा, ये 1575 करोड़ रुपए किस लिए यूज करेगा ये? तो ये काम करता है नेशनल कोचिंग कैंप स्थापित करने में, स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज करने में, ट्रेनिंग जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में ये 1575 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा। क्योंकि 2021-22 से 2025-26 तक है, तो इस दौरान जितने भी इवेंट होंगे, चाहे वो 2024 का आपका ओलंपिक हो, चाहे 2022 के एशियन गेम हो, या 2026 के एशियन या कॉमनवेल्थ गेम हो, उन सभी के लिए ये पैसा यूटिलाइज किया जाएगा। तो स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन 1575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली रिवर इंडिया और किस देश के बीच में बहती है या फिर बॉर्डर बनाती है? तो महाकाली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में। किसके? इंडिया और नेपाल के बीच में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया और नेपाल द्वारा एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि महाकाली रिवर पर एक मोटरेबल ब्रिज बनाया है। मोटरेबल मतलब आवागमन हो सके गाड़ियों का। तो महाकाली रिवर पर एक ब्रिज बनाना है, इसके लिए इंडिया और नेपाल के बीच में MOU साइन हुआ है। ये ब्रिज इंडिया के धारचूला को नेपाल के दारचूला से जोड़ेगा। तो महाकाली रिवर पर ब्रिज बनाना है। महाकाली रिवर कहाँ है? ये देख लीजिए आपकी, ये है महाकाली रिवर, उत्तराखंड और नेपाल को अलग करती है। तो इसी पर एक ब्रिज बनाना है। ये सेकंड ब्रिज होगा महाकाली रिवर पर जो कि मोटरेबल होगा। ठीक है, बाकी आप ये देख लीजिए। आप इंडिया क्या करेगा? सारी कॉस्ट बियर करेगा। 110 मीटर लंबा ये आपका ब्रिज होगा। ठीक है, सेकंड मोटर ब्रिज होगा। इससे पहले उत्तराखंड में ही जो बम्बासा ब्रिज है वो बन चुका है, अब ये धारचूला ब्रिज बनने जा रहा है। 2019-20 के दौरान अगर बात की जाए तो इंडिया ने नेपाल को टोटल 1200 करोड़ की फिनेंशियल एड दी है। नेपाल की बात कर लेते हैं। ये मैप में आप देख लीजिए, ये है हमारा नेपाल, यहां पर है आपकी महाकाली रिवर। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देवबा। कौन है? शेर बहादुर देवबा। और प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। बाकी आपको पता ही है कैपिटल करेंसी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, इनको ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था? तो CATS ये लॉन्च किए गए थे 2013 में। CATS क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखिए CATS ये एक्रेडिटेशन दिया जाता है कि किस तरह से किस टाइगर रिजर्व को मैनेज किया जा रहा है। तो एक्रेडिटेशन टूल है जो कि ग्लोबल टाइगर रेंज कंट्रीज जो हैं 13 उनके द्वारा मान्यता प्राप्त ये CATS एक एक्रेडिटेशन टूल है। इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको CATS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। CATS सर्टिफिकेशन 2013 में लॉन्च किया गया था। अब चर्चा में क्यों है? देखिए असम जो राज्य में एक फॉरेस्ट है, नॉर्थ कामरूप फॉरेस्ट डिवीजन, नॉर्थ कामरूप फॉरेस्ट डिवीजन, यहाँ पर पहली बार लेपर्ड की काउंटिंग की गई है। कि इंडिया में जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो 2014 से 2018 के बीच में 63% बढ़ गई है। ये बस याद रखिएगा। लार्जेस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, सेकंड है कर्नाटक में, थर्ड है महाराष्ट्र में। तो 63% लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ी है। हाल ही में असम में नॉर्थ कामरूप फॉरेस्ट डिवीजन है जहां पर पहली बार लेपर्ड काउंटिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परय शिक्षालय ये किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो परय शिक्षालय ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। यहाँ पर देख लीजिए आप,
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा पर शिक्षालय लॉन्च किए गए हैं जो कि ओपन क्लासरूम होंगे, यानी खुले में पढ़ाया जाएगा, शांति निकेतन टाइप का होगा पर शिक्षालय। क्लास 1 to 5 एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नीति आयोग ने बताया है कि जो इनरोलमेंट रेशियो है इसमें 1 to 5 क्लास में, ये प्राइमरी लेवल में 6.61% ड्रॉप आउट रेट है, यानी 100 बच्चों में से लगभग 6.5 बच्चे ड्रॉप कर देते हैं क्लास। ये पर शिक्षालय में बंगाली और इंग्लिश में टीचिंग दी जाएगी। बाकी स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वो भी इंप्रूव करेगा। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को बताइए, ममता बनर्जी गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। आपने बक्सा टाइगर रिजर्व सुना है? वो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 के दौरान इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर कितनी है? तो जनवरी 2022 के दौरान इंडिया में बेरोजगारी दर 6.57% है, कम हुई है पिछले महीने से। देखिए CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया जनवरी 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 6.57 है। हालांकि दिसंबर 2021 में ये हाईएस्ट था 7.91% लास्ट 4 मंथ में, लेकिन फिर भी ड्रॉप हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला है जनवरी के दौरान। अच्छा, तेलंगाना ने लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया है 0.7%। गजब, इतनी कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा ने हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दर दिखाया है 23.4%। क्यों दिखाया हरियाणा ने? हरियाणा वाले लोग आर्मी के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं, जॉब ज्वाइन करते नहीं है, वो सोचते हैं सरकारी नौकरी, तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। आप और समझिए एजुकेशन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि अगर आप PhD होल्डर हैं तो मनरेगा में जॉब नहीं करेंगे, तो वो भी केरल में पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ता है? इसीलिए। बाकी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक थिंक टैंक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई में है। इसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाटा जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 की रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट प्लेस किस स्टेट को, झांकी को मिला है? तो 2022 की रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट प्लेस मिला है यूपी की झांकी को। किसको? यूपी की झांकी को। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो झांकी है 2022 की रिपब्लिक डे परेड में उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है, उत्तर प्रदेश की झांकी को। उत्तर प्रदेश की झांकी देख लीजिए आप पहले, ये है यूपी की झांकी। यहाँ पर बनारस धाम भी दिखाया गया है यूपी झांकी में, राम मंदिर नहीं दिखाया, याद रखिएगा। इसी को मिला है बेस्ट झांकी का अवार्ड इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड रही। अच्छा, यूपी की झांकी का थीम क्या था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम, ये याद रखिएगा। तो यूपी की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला। सेकंड नंबर पे आई कर्नाटका, थर्ड आया मेघालय। अगर इंडिया की आर्म फोर्सेस की बात की जाए तो तीनों सर्विसेज में इंडियन नेवी की जो झांकी थी उसको बेस्ट अवार्ड मिला। अच्छा, ये कैसे सिलेक्ट होता है? पहले वोटिंग होती है, उसके आधार पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो वोटिंग में अगर बात की जाए, यानी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड इस बार पहली बार शामिल किए गए 2022 में, तो वोटिंग में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड किया यूपी को। क्यों? वहां पर उसकी सरकार है, समझिए आप। ठीक है। वोटिंग में इंडियन एयरफोर्स की झांकी को बेस्ट अवार्ड मिला पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में, इंडियन एयरफोर्स को, लेकिन गवर्नमेंट किसको चॉइस किया? इंडियन नेवी पर, क्योंकि उस पर फोकस ज्यादा है इंडियन नेवी पर। तो ये याद रखिएगा। हाँ, महाराष्ट्र की झांकी का थीम याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट बायो सिंबल्स ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे में ITS यानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज किया जा रहा है? तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे है, जहां पर ITS टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो ITS मतलब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी है जिसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में यूज किया जा रहा है। तो ITS याद रखिएगा, आपके साउथ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की नहीं, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी है जिसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर यूज किया जा रहा है। ये देख लीजिए, बहुत जल्दी बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहा है। ये साउथ कोरिया की मदद से बनाया जा रहा है। ये ITS टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडिया का फास्टेस्ट और लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा अभी तक का। ठीक है, मुंबई से नागपुर की जो दूरी है अभी 16 घंटे है। अगर ये एक्सप्रेसवे बन जाता है तो ये 8 घंटे ही हो जाएगा। ठीक है, 8 घंटे, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, 8 घंटे जगह अभी 16 घंटे हैं। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको डेवलप कर रहा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे राज्य सरकार का विषय है, वही बनाती है। फरवरी 2022 में पहला फेज इसका ऑपरेशनल हो जाएगा। ITS मतलब क्या है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो 3 मेन फंक्शन है इसके, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड टोल कलेक्शन सिस्टम। तो इसीलिए इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसका एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसका एडिशनल चार्ज मिला है सोनाली सिंह को। किसको? सोनाली सिंह को। देखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत कार्य करता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसके डायरेक्टर जनरल का मेरे ख्याल से एडिशनल चार्ज मिला है किसको, सोनाली सिंह को। दीपक दास रिटायर्ड हो गए थे, तब से ये खाली था। तो आपके सोनाली सिंह 1987 बैच की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की ऑफिसर हैं। इनको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का एडिशनल चार्ज दिया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इतना याद रखिए, सोनाली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बुकों की सीरीज है, इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो पहली बुक होगी इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी, सेकंड बुक होगी इंडिया दैट इज भारत सिविलाइजेशन, थर्ड होगी इंडिया दैट इज भारत कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी जा रही हैं, जे साई दीपक, नाम याद रखिएगा, जे साई दीपक। तो पहली लाइन याद रखिए, इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों बुक जे साई दीपक लिखे गए और ब्लूम्सबरी द्वारा पब्लिश किए जाएंगे। इसमें से पहला पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है 15 अगस्त 2021 को, सेकंड पार्ट जून 2022 में पब्लिश होगा और थर्ड जून 2023 में। तो कॉलोनियलिटी से रिलेटेड जो पार्ट है वो पब्लिश हो चुका है। इंडिया दैट इज भारत 3 बुक हैं, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों बुक जे साई दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस बोर्ड लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो पहली बार जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एआई पावर्ड बोर्ड लॉन्च किया है ईडलविज जनरल इंश्योरेंस ने। ईडलविज जनरल इंश्योरेंस द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला वॉइस बोट लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप मोटर क्लेम रजिस्टर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाते हैं। येलो एआई प्लेटफॉर्म ने ये वॉइस बोट बनाया है, एआई वॉइस बोट। किसने लॉन्च किया है, ईडलविज ने। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, मोटर क्लेम आपको आसानी से मिल सकते हैं। बाकी ईडलविज देख लीजिए, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सनाई घोष इसके हेड हैं। इंडिया की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी जिसने कोई वॉइस बोट लॉन्च किया है, इतना याद रखिएगा। सेबी द्वारा जो सेटलमेंट ऑर्डर पर कमेटी है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। अब इस 4 मेंबर कमेटी के हेड कौन होंगे, तो जो सेबी ने रीस्ट्रक्चर की है ये कमेटी, उसके हेड होंगे जय नारायण पटेल। कौन होंगे, जय नारायण पटेल। ये देख लीजिए, ये हैं आपके जय नारायण पटेल। सेबी द्वारा सेटलमेंट ऑर्डर पर जो 4 मेंबर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी थी उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। उसके हेड होंगे जय नारायण पटेल, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, जय नारायण पटेल अब ये सेबी की एडवाइजरी कमेटी के हेड होंगे। इससे पहले कौन था, विजय सी डागा। कौन, विजय सी डागा। तो जय नारायण पटेल ने उनको रिप्लेस कर दिया है। सेबी द्वारा सेटलमेंट प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 में ऑर्डर जारी किए गए थे। अब ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये चाहती है कि सेटलमेंट फाइलिंग का जो टाइमलाइन एप्लीकेशन है वो 180 डे से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया जाए। तो देखते हैं जय नारायण पटेल क्या सजेशन देते हैं 4 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन सेटलमेंट ऑर्डर। सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी, लेकिन सेबी एक्ट 1992 में पास हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अजय त्यागी इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो मेरे ख्याल से 2013 में की गई थी स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, नहीं सॉरी 2011 में। चर्चा में देख लेते हैं क्यों है। इंडिया ने क्या एग्रीमेंट साइन किया है कि वो मेगा एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक मेगा एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इंडिया ने इसके लिए एंट्रीम एग्रीमेंट साइन कर लिया है ताकि वो मेगा एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके। इसमें कई सारे आपके ये लगेंगे, आपके इस तरह के छतरियां लगी होंगी। एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट है, आने वाली वेवलेंथ को कैप्चर करेगा और बाद में रिटर्न करके बताएगा कि कहाँ पर क्या आकाश गंगाएं हैं या कुछ भी जो भी है। तो मेगा एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट है आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे द्वारा, इंडिया इसको सपोर्ट करेगा, बस इतना याद रखिएगा। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे जो ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये एग्रीमेंट जो इंडिया ने किया है 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। इंडिया ने पहली बार कोई मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन दिया था स्क्वायर किलोमीटर एरे को 2021 में। इंडिया मेंबर भी बन चुका है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन अभी भी स्क्वायर किलोमीटर एरे जो काउंसिल है उसका मेंबर बनना बाकी है। स्क्वायर किलोमीटर और 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। केसायर यूके में इसका हेडक्वार्टर है। रेडियो टेलीस्कोप बनाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये स्क्वायर किलोमीटर एरे, रेडियो टेलीस्कोप, कई सारी छतरी लगी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला मून मिशन, इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून किस वर्ष लॉन्च किया था? 2008 में लॉन्च किया था, आपको पता ही है। अब चंद्रयान 3 की प्लानिंग हो रही है, अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 शायद ये लॉन्च कर दिया है। तो चंद्रयान 3 क्या करेगा, उसके सक्सेसफुली टेस्ट हो गए हार्डवेयर के, देखते हैं अगस्त 2022 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा चंद्रयान 3 को। मतलब कि तेजी से काम कर रहे हैं सोमनाथ जी, नए सोमनाथ जी है ना। 2022 गगनयान, आदित्य सोलर मिशन और चंद्रयान 3 तीनों जा सकते हैं। इंडिया का पहला चंद्रयान मून मिशन 2018 में लॉन्च किया था श्री हरिकोटा से, सेकंड आपका 2019 में हुआ और इस बार 2022 में थर्ड होगा। इस पे इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और 10वें डायरेक्टर कौन है इसरो के या चेयरमैन? एस सोमनाथ। तो 2022 तक मून मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। राहुल भाटिया किस एयरलाइंस के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो राहुल भाटिया इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ये देख लीजिए, स्माइल करते हुए, राहुल भाटिया। इंडिगो एयरलाइन ने राहुल भाटिया को एमडी अपॉइंट किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। बस इतना याद रखिए, राहुल भाटिया एमडी बने हैं इंडिगो एयरलाइन के। पहली बार इंडिगो ने एमडी अपॉइंट किया है, किसको? राहुल भाटिया को। ये को फाउंडर एंड प्रमोटर है राहुल भाटिया। अच्छा, इंडिगो एयरलाइन का सीईओ कौन है? रोनोजॉय दत्ता। क्या है? रोनोजॉय दत्ता, नाम याद रखिएगा। इंडिगो क्या है, दिसंबर क्वार्टर में 130 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। हमारी जो इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, ये बिक गई, ठीक है। तो इंडिगो एयरलाइन ने राहुल भाटिया को क्या बनाया है? एमडी। रोनोजॉय दत्ता क्या है? सीईओ हैं। इंडिगो एयरलाइन आप यहाँ पे देख लीजिए। ये इंडिगो एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इंडिगो एयरलाइन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। राहुल भाटिया इसके एमडी बने हैं और रोनोजॉय दत्ता इसके सीईओ हैं इंडिगो एयरलाइन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2028 के समर ओलंपिक कहाँ होने जा रहे हैं? तो लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में 2028 के समर ओलंपिक होने जा रहे हैं। चर्चा में क्यों है? 3 नए गेम शामिल किए जाएंगे जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अप्रूव कर दिए हैं। 3 नए गेम क्या है? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। 2028 के समर ओलंपिक में तीनों गेम शामिल किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और ये सर्फिंग। देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो समर ओलंपिक जो 2028 के लॉस एंजलिस में होने जा रहे हैं, वहाँ पर ये तीनों गेम शामिल किए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक आपको पता ही अगस्त कैलिफोर्निया के आसपास होने हैं। 2024 के समर ओलंपिक पेरिस में होंगे, लेकिन इनको ऑफिशियली 2028 से शामिल किया जा रहा है इन तीनों गेम्स को, याद रखिएगा। जो पेरिस है वो सेकेंड सिटी है जो 3 समर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग इन्होंने डेब्यू किया टोक्यो ओलंपिक में। देखते हैं क्या होता है। पेरिस 2024 की एडिशनल लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। अगर ढंग से पार्टिसिपेट कर दिया, क्वालिफाई कर लिया प्लेयर्स ने तो शामिल कर लिया, अदरवाइज नहीं। लेकिन लॉस एंजलिस में क्या होगा, ये स्पोर्ट के तौर पर अपना ही जाएंगे। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर लिखी है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये है मोटो आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में स्थापना हुई, कहाँ पर? पेरिस में। इसके 2 वर्ष बाद आपके पहले ओलंपिक हो गए एथेंस में, याद रखिएगा। उसके बाद से एथेंस तरस रहा ओलंपिक के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर कहाँ है वैसे इसका? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश देव। रमेश देव जी का निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो रमेश देव जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। जाने माने एक्टर, ये देख लीजिए रमेश देव जी, मराठी और हिंदी मूवी के एक्टर थे रमेश देव जी। हाल ही में हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं, रमेश देव जी एक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इजीली आप इनके जवाब दे सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में।